जो एन का एग्ज़ाम होने वाला है NIOS का क्लास टेंथ में स्पेशली इसमें उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये है और उसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं सबको सॉल्व कराऊंगा। क्लास टेंथ अभी जो अक्टूबर 2026 में आप एग्ज़ाम देंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव और जो रिटन जो भी क्वेश्चंस आते हैं इसको आप पढ़ लीजिए और ये फेमस नोट्स हैं, सभी लोग जानते हैं इनकी नोट्स को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन करिए और इसको आप पढ़ते जाइए। देखिए, भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव इस पर शुरू हो रही है। राजा राम मोहन ने किस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? सती प्रथा। सबको पता होना चाहिए, आ सकता है शायद इस बार भी आ जाए। सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। धन का निष्कासन, जिसको इंग्लिश में पढ़ते इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं, इसको किसने लाया था? दादा भाई नौरोजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने निकाली? लॉर्ड डलहौजी। सहायक संधि का जनक कौन था? लॉर्ड वेलेजली। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ देखें और मेरी रिकॉर्डेड वीडियो 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको बिना लर्न किए भी आपको सारे काम हो जाएंगे पेपर के लिए। शारदा एक्ट जो एज मिनिमम फिक्स किया था 12 and 14 ईयर्स मैरिज की, 1929 में आया था। ये किसके लिए था? बाल विवाह पे आया था। फोर्ट विलियम कॉलेज ये कहाँ पे है? कोलकाता में है, लॉर्ड वेलेजली ने बनाया था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था? सबको पता है, वास्को डी गामा था। 1498 में आया था ये। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाली पहले भी पूछा, अभी बार पूछा जा रहा है, तो सर विलियम जोन्स थे। सती प्रथा को गैर कानूनी किस वर्ष घोषित किया गया था? 1829 में। कृषि के व्यवसायीकरण का क्या अर्थ है? व्यवसायीकरण मतलब उसको बिजनेस जैसा बनाना। जब किसान अपनी घरेलू ज़रूरत के लिए अनाज उगाने के बजाय बाजार में बेचने तथा लाभ कमाने की नकदी फसलों से कपास, नील, गन्ना उगाते हैं तो कृषि का व्यवसाय, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। तो कॉमर्शलाइज हो गया। अब पूरी तरह से इसको कॉमर्शलाइज करना मतलब गेहूँ, ये गन्ना कोई बैठ के खाता तो ये नहीं, सिर्फ नील, कपास, इसका जब उत्पादन करके पैसा बनाने की कोशिश करता है तो उसको कहते हैं कृषि का व्यवसायीकरण होना। चार्टर एक्ट 1813 का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? इस एक्ट ने भारत की आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। आधुनिक शिक्षा की नींव किस एक्ट से आई? 1813 के चार्टर एक्ट से। इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार शिक्षा के प्रचार के लिए सालाना 1 लाख रुपए राशि मंजूरी का पश्चिमी विज्ञान साहित्य का बढ़ावा दिया। इसके बाद देखिए, अंग्रेज ने भारत के रेलवे की शुरुआत क्यों की और उसके 2 कारण बताओ। अंग्रेजों ने भारत में जो रेलवे की शुरुआत की थी, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरू करने के 2 मुख्य उद्देश्य क्या थे? कच्चे माल का निर्यात और ब्रिटिश माल का बाजार। ये दोनों वर्ड आप याद करके जाइएगा, कुछ भी लिख देने में नंबर नहीं मिलता। मेन पॉइंट जो बुक्स में लिखे हैं यही लिखिएगा। कच्चे माल का निर्यात होने आराम से हो सके और एक्सपोर्ट कर दे सके, और ब्रिटिश माल का बाजार में जो ब्रिटेन से माल आते पूरी तरह मार्केट में फैल सके। ये 2 वजह थी। भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की नींव किस वर्ष और किसने रखी? अंग्रेज़ी शिक्षा की नींव 1835 में लॉर्ड मैकाले ने रखी थी। तो बार बार पूछता है अंग्रेज़ी शिक्षा की नींव, अब ये रखिएगा, लॉर्ड मैकाले की रखी गई थी। अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम से चार्टर एक्ट के पहली बार धन दिया गया था। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का क्या कारण था? हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट जो काम होते थे, शिल्पकला जो भारत की, क्यों ख़त्म हो गया? कपड़ा, भारतीय हस्तशिल्प जैसे कपड़ा, मूर्तियाँ, गहने के बर्बाद होने के कारण निम्नलिखित कारण थे। भेदभावपूर्ण कर नीति थी। टैक्स जो था अलग अलग तरीके से लिया जाता था, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, कोई एक सर्टेन रूल नहीं था। मशीन में बने सस्ते सामान से मुकाबला, मशीन से जो सामान बनते थे बहुत सस्ते थे, और इसमें एक आदमी को लगातार काम करना, हाथ से बनता तो इसका दाम बहुत कम होता था और मशीन के काम अच्छे भी हो जाते, इसलिए उसके क्वालिटी को भी टक्कर नहीं दे पा रहे थे। राजाओं के संरक्षण का अंत। राजा लोग पहले संरक्षण दे जो काम करते थे, वो पूरा संरक्षण खत्म हो गया था। ये जब कोई हमको सपोर्ट करने वाला नहीं है शिल्पकला को, उसको प्रमोट करने वाला ही नहीं है, तो फिर वो चीज़ कहाँ तक रहेगी? ख़त्म हो जाएगा। वुड्स डिस्पैच की मुख्य सिफारिशें क्या थीं? वुड्स डिस्पैच क्या है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? वुड डिस्पैच 1854। मुख्य सिफारिशें मतलब इसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी? विश्वविद्यालय की स्थापना करना। सबसे बड़ी बात क्या है? वुड डिस्पैच से रिलेटेड यूनिवर्सिटी के मतलब इस्टेब्लिशमेंट से। कलकत्ता, बम्बे था मद्रास में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, मद्रास, ये सब बनी एक साथ। लंदन यूनिवर्सिटी के हिसाब से यहाँ भी बनाया गया। शिक्षा का माध्यम, उस शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का उपयोग ही। स्कूली स्तर पर स्थानीय भाषा का बढ़ावा, मतलब गांव और ये लोकल एरिया में जो था वहाँ पे तो वहाँ की जो लोकल है हिंदी, बंगाली जो भी है, और लेकिन जो हायर लेवल पे अंग्रेजी शिक्षा का ही बढ़ावा है। विभाग का गठन, हर प्रांत में शिक्षा की देखरेख के लिए एक लोक शिक्षा विभाग बनाया गया। व्यवसायिक तथा महिला शिक्षा, ऐसे शिक्षकों को ट्रेनिंग देने तथा महिला शिक्षा पर जोर दिया गया। व्यवसायिक तथा महिला शिक्षा में
1800 से पहले हुए किन्हीं 2 आदिवासी या किसान विद्रोह का उल्लेख करें। क्या क्या है? 1800 महान क्रांति से पहले भी अंग्रेजी की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ कई विद्रोह हुए थे। 2 प्रमुख विद्रोह विस्तृत नीचे दिया गया। संथाल विद्रोह था 1855 से 1856। संथाल विद्रोह बिहार, बंगाल, राजमहल पहाड़ियों में हुआ था। ये पूछता है संथाल, ये ट्राइबल रिवॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब इसमें से जो संथाल ट्राइब थी इसने राजमहल की पहाड़ियाँ जो थी वहाँ पे विद्रोह किया। ये बिहार और झारखंड वाले एरिया में होता है, जिसका नेतृत्व 2 भाई ने किया। पूछता है इसका नेतृत्व किसने किया? छोटे क्वेश्चन। सिद्धू और कान्हू नाम था इनका। यह विद्रोह अंग्रेजी था, जमींदारी द्वारा आदिवासियों की ज़मीन छीनने था, महाजनों द्वारा उन्हें कर्ज के फंसाने के लिए। महाजन को कर्ज दे रहे थे और अंग्रेज और जमींदार जो थे इनकी ज़मीन छीने ले रहे थे। इसकी वजह से वहाँ के जो किसान थे पूरी ट्राइबल्स थे पूरी तरह गुस्से में आए और विद्रोह कर दिया। ये 1855-56 का टाइम में देखिए, 1857 के जस्ट पहले बहुत सारी घटनाएं थी जिस वजह से क्रांति हुई थी। ये भी एक क्रांति को उजागर करने में भी एक वजह बनी। सन्यासी एवं फ़कीर विद्रोह क्या हुआ? सन्यासी फ़कीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, जो वहाँ पड़े भीषण अकाल और अंग्रेजी के द्वारा तीर्थ यात्रा पर कर लगाए प्रतिबंधों के कारण। अब कोई पिलग्रिमेज साइट है, यहाँ कहीं कोई तीर्थ यात्रा है, उस पर टैक्स लगाने लग गए थे। तो सन्यासी फ़कीर विद्रोह मोस्टली हुआ कहाँ था? ये आप ध्यान रखिएगा, बंगाल में हुआ था। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ से इस विद्रोह का सब इसका अच्छा एक क्वेश्चन आता है, सन्यासी विद्रोह किस जहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया। किसने लिखा आनंद मठ को? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। तो क्वेश्चंस इस लाइन के बीच में भी हैं, इसलिए जो बोल रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और एग्ज़ाम टाइम पे एक बार भी रिवीजन करेंगे तो आपका सारा हो जाएगा। और आपके एग्ज़ाम आने तक अक्टूबर 26 तक सारा चीज़ मैं रिकॉर्ड कर दूँगा। अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्थाओं का वर्णन करो। अपने प्रशासनिक सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों का लक्ष्य भारत में राजस्व संग्रह को अधिकतम करना था। उन्होंने एक स्थिर निश्चित आय सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 3 प्रमुख राजस्व प्रणालियाँ चलाएँ। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे बड़े एग्जाम्स में भी आते हैं। एक होता है परमानेंट सेटलमेंट 1790, इसको किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। कहाँ पे लागू हुआ? बंगाल बिहार में लागू हुआ। इस व्यवस्था के तहत होता क्या था? जमींदार ज़मीन का स्थायी मालिक माना जाता, जमींदार थे यही मालिक हो गए इससे। अब उसके बाद हुआ क्या? ब्रिटिश कंपनी को उन्हें राजस्व देना होता था। अब जमींदार को राजस्व देना है, ये जमींदार हैं, इनको राजस्व देना है। ये किससे जाएंगे? किस ज़बरदस्ती करेंगे? किसान भाई से। और ये देने के राजस्व किसे? राजस्व मतलब क्या? टैक्स देना। और देंगे किसको? जमींदार लोग देंगे अंग्रेज को। अब कोई जमींदार तय तारीख से सूर्यास्त तक राजस्व चुकाने में विफल रहा था तो उसकी जागीर जब्त कर ली जाती थी, नीलाम कर दी। अब उसकी जमींदार की जब जागीर जब्त होने लगेगी तो किसान से ज़बरदस्ती करता था, तो 2-2 शोषण होने लग गए थे। ये था फूट डालो राज करो, हमारे को हम ही में से लड़ा दिया। ये थे अंग्रेज। इसको अब पूछता क्या? अस्थायी बंदोबस्त था किसका? कॉर्नवालिस का था। ये डेट पूछता है, 1793 में हुआ था। और ये क्या होता है? तो एक लाइन है, जमींदार को ही मालिक बना लिया गया था, उससे टैक्स वसूला जाता था। ये था अस्थायी बंदोबस्त। अब महलवाड़ी, ये बड़ा बढ़िया है। 1822 पहले कौन आया? देखिए, परमानेंट सेटलमेंट। फिर कौन आया? महलवाड़ी। ये उत्तर पश्चिम प्रांत जिसको उत्तर प्रदेश बोलते हो, उसके जहाँ पे पंजाब था, गंगा घाटी क्षेत्रों में आया। इसमें व्यक्तिगत किसानों के साथ समझौता के बजाय सरकार ने पूरे गांव जागीर के साथ सामूहिक रूप से समझौता किया। अब एक किसान से नहीं बात करा, मान लीजिए कई सारे लोग किसान मिलकर गांव बनाए तो पूरे गांव का एक महल बना दिया, और महल में आकर के जिसे महल कहा जाता था। समझौता के बजाय सरकार पूरे गांव जागीर के साथ सामूहिक रूप से समझौता किया। पूरे जागीर से एक समझौता हो गया कि इतना ये मिलकर के आप 20 घर मिलकर के हमें 2 टन चावल देंगे। अब या तो इसका है तो इसका उपज करके या तो इसके रेट देंगे, इसका मूल्य देंगे, तो दोनों से एक चीज़ करना होता था। अब होता क्या था? पूरा गांव समुदाय संयुक्त रूप से कर चुकाने के लिए जिम्मेदार था, पूरा जहाँ का गांव समुदाय था, जबकि गांव के मुखिया को इसे इकट्ठा करने और जमा करने का विशेष कार्य सौंपा गया था। पूरा गांव समुदाय संयुक्त रूप से टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार था। पूरा अब ये सब मिल करके टैक्स देंगे उसको, जबकि गांव के मुखिया को इसे इकट्ठा, यहाँ का जो एक होता था ना प्रधान जिसको बोलते हो, वो इकट्ठा करके टैक्स महल के रूप में सीधे दे देता था। तो अपने में ही आप इकट्ठा करिए, उनको पहुँचाइए, ये तरीका था इनका महलवाड़ी बंदोबस्त में। महल मतलब एक तरह से, महल वाला वर्ड भूलता आप लोगों को, पूरे गांव जागीर के साथ सामूहिक रूप से समझौते जिसे महल किया। ये पूरा जो मिल गया ना इतना सा, पूरा मिल करके महल बन गया, यही महल बोला जाता था। वो महल मत समझ लीजिएगा बिल्डिंग महल। रैयत वाली में रैयत वर्ड बना, रैयत मतलब किसान होता है। ये मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अब चेन्नई वाला एरिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए लागू हुआ था। और प्रणाली की सरकार और खेती करने वाले रैयत कहा जाता है। जो खेती कर रहा है कौन का? खेती कौन कर रहा है? किसान।
उसको रैयत कहा जाए, सीधा संबंध स्थापित किया। सरकार सीधे किसान से टैक्स ले रही थी। ये था रैयतवाड़ी में, जिसने जमींदारों को जैसे बिचौलियों को खत्म कर दिया गया और इसमें जमींदारी खत्म हो गई, बिचौलिया गायब हो गया। हालांकि इस प्रणाली के कारण भारी शोषण हुआ क्योंकि कर की मांग बहुत अधिक थी। अगर यहाँ पे टैक्स कम होता तो किसान खुश हो जाते। ये जो MSP वगैरह था, ये चिप चल रहा है तो किसान इसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता, लेकिन इनके MSP छोड़े उल्टा ही ज़्यादा ही मांग लेते थे। जितनी उपज नहीं उससे ज़्यादा उन्हें ही दे रहे हैं, तो आप क्या बेचोगे और क्या बचाओगे। 19वीं सदी में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का वर्णन कीजिए। अब ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनते जाइएगा। 19वीं शताब्दी, पहली बात तो ध्यान, मतलब 19वीं शताब्दी मतलब 1800 समथिंग का डेट होगा, एक तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक 19वीं शताब्दी में सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत पूरी तरह समाप्त हो गया और ये व्याप्त थी पूरी तरह से। अब इसी को समाप्त किया जाएगा, किसके थ्रू? समाप्त नहीं हो गया था, मतलब ये पूरी तरह व्याप्ति, इसके लिए कदम उठाए गए। इनके खिलाफ राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने आंदोलन चलाया। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है, इसी को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय ने समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी कुरीतियों को खत्म किया। तो किन कौन कुरीतियाँ? सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, तीनों कुरीति को उन्होंने खत्म किया। इसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर कानूनी रोक लग गई। ईश्वर की पूजा, एकेश्वरवाद तथा संघर्ष सोच पर एकेश्वरवाद की बात की गई, सभी ईश्वर को एक माना गया, इस पर एक बात की गई। आर्य समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वेदों की ओर उलटों का नारा दिया। मूर्ति पूजा, कर्मकांडों को, व्यवस्था को कड़ा विरोध किया। उन्होंने समाज में शिक्षा के प्रचार, DAV, जो DAV स्कूल आप देखते हैं, इसके एग्ज़ाम होते हैं, अच्छे स्कूल में आता है, ये आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती का ही देन है। DAV स्कूलों की स्थापना इन्हीं के विचारों की देन है। रामकृष्ण मिशन, इसका कौन था? स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद मानवता की सेवा को सच्चा धर्म बताया, आध्यात्मिकता पर शक्ति ज़्यादा जोर दिया है। तो स्पिरिचुअलिटी इनका सोचता है, धर्म मतलब स्पिरिचुअलिटी एंड मानवता की सेवा को ही सच्चा धर्म इन्होंने बताया था। तो मानवता की सेवा करना यही इनका कहना था, सच्चा धर्म है। शिकागो धर्म संसद में ये भाग लिए थे, आपके पास सबको पता है। युवाओं के आत्मविश्वास और साथ ही देश के लिए प्रेरित किया था। ये था रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य भी ये था और स्वामी विवेकानंद जी ने इसका स्थापना किया था। अलीगढ़ आंदोलन ये पूछताछ सर सैयद अहमद खान का था। इन्हें मुस्लिम समाज में अधिक शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज AMU की स्थापना, जो आज AMU देख रहे हो आप, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यही है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, पहले कॉलेज ही था ना। इसका उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या आधुनिक संदर्भ में करना था। कुरान की जो शिक्षा दी गई है आज के तब की शिक्षा आज के रेफरेंस लेकर के बताना समझाना था। ये था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको सर सैयद अहमद खान ने बनवाया था। ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाजी ब्राह्मण विरोधी थे। इस महाराष्ट्र में जात व्यवस्था, छुआछूत खिलाफ आंदोलन चलाया। समाज में दबे कुचले वर्गों तथा महिलाओं के लिए स्कूल खोले। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ये पूछता है, गुलामगिरी किसकी है? तो ज्योतिबा फुले की। समाजी समानता का शक्तिशाली संदेश देती है। ब्रिटिश शासन में भारत पड़े आर्थिक प्रभाव की आलोचनात्मक व्याख्या। आलोचनात्मक व्याख्या मतलब उसके साथ सिर्फ ये नहीं आंख बंद करके आप सिर्फ पॉजिटिव बताइए, थोड़ा सा उसमें जो कमी भी है उसको भी लाइट दीजिए, उसको भी प्रकाश में डालिए। ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य है भारत पर आर्थिक शोषण करना था। उन्हें केवल भारत में कच्चे माल का निर्यातक और ब्रिटिश कारखानों में बने तैयार माल का खरीदार बना, इसके प्रमुख कारण बने। अब जो पीछे पर पड़े थे दोनों पॉइंट, ये देखिए दोनों पॉइंट यहाँ पे भी नोट हो गया। तो एक जहाँ लर्न करेंगे दूसरा हेल्प होगा। आर्थिक प्रभाव का आलोचना। अब भारतीय उद्योगों का पूरी तरह विनाश हो गया। भाई वहाँ से आ रहा था कच्चा मटेरियल, यहाँ से जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका नुकसान होगा। आपका कच्चा वहाँ जा रहा है, वो कच्चा को फर्निश करके गुड्स जो बढ़िया प्रोडक्ट हो रहा है उसको हमें, हमारे सामान को हमें ही बेचते थे। 10 रुपये के सामान को हमको 1000 रुपये के बेचते थे। वैसे समय आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे सोचिए कि पॉपकॉर्न किसान करता है और उसको पॉपकॉर्न जब मैगडी में मिलता है तो वही हम लोग ख़रीदते हैं। पॉपकॉर्न है 10 रुपये का, गांव का किसान तो फ्री में दे दे, उसको हम 1000 रुपये में, 500 रुपये में, 300 रुपये में लेते हैं। अब ये था भारतीय उद्योगों का विनाश होने लगा। उन्होंने तो अपने अंग्रेज़ों से लाए, वहाँ से यहाँ बेच देते थे हमें। हमारे पास तो परचेजिंग पावर भी उतनी नहीं थी कि हम उतना खरीद सकें। किसानों की बदहाली और गरीबी। अंग्रेज़ों ने अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी जैसे कठोर राजस्व प्रणालियाँ लागू की। टैक्स की दरें बहुत ऊंची थी। कर्जा न चुका पाने के कारण हम ज़मीनी हाथों से दौड़ बैठा, धीरे धीरे मजदूरी बनकर रह गए। अब किसानों की बदहाली गरीबी आ ही जाएगी। जब टैक्स ही देते देते हालत ख़राब तो क्या करेंगे, बचेगा नहीं। कृषि का व्यवसायीकरण और अकाल हुआ। कृषि जब हुई, व्यवसायीकरण किया, कॉमर्शलाइज किया गेहूँ, और उसकी कहा गया नील की खेती करो। अब ज़मीनें बेकार होने लगी तो अब वहाँ पे फर्टाइल रहा नहीं, बारिश हुई नहीं, अकाल आ गया तो और ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। जूट और एक बार की नील की खेती करिए, ज़मीन बेकार हो जाती, फिर जल्दी वहाँ पे अनाज बोना मुश्किल हो जाता है, तो वही समस्याएं थी।
धन का निष्कासन ये दादा भाई नौरोजी ने जी कहा था, पहले भी बताया हूँ। यहाँ से पैसा वहाँ जा रहा है, मतलब सब कुछ हमें कच्चा माल, हमारा 10 रुपये का माल हमारे से 1000 रुपये ले रहे हैं और हमारा तो पैसा वहाँ चला गया सब। 10 रुपये के सामान पे 1000 रुपये हम उनको दे रही है, तो हमारे धन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। उन्होंने बताया जैसे भारत के पैसा अंग्रेज अधिकारियों के वेतन, पेंशन, युद्ध के खर्चों के रूप में ब्रिटेन जा रहा है। वहाँ के अधिकारी यहाँ रह रहे हैं, अधिकारी वहाँ के, पैसा वहाँ जा रहा है और वेतन हमसे ले रहे हैं, हमारे टैक्स से। इस तरह भारत की पूंजी लगातार बाहर जा रही थी। तो इन्होंने तरीका बताया था धन का निष्कासन क्या, समझाया था, पहले समझे थे। ब्रिटिश साहब भारत पढ़े आर्थिक विद्रोह का आलोचनात्मक था। अब यह आलोचनात्मक व्याख्या हो गई। बस बच्चों ये चैप्टर का यहाँ पे एंड हो जाता है। बाकी एक एक करके मैं सारे चैप्टर्स को बता दूंगा, बट इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में चढ़ेगा, फिर बुक भी पढ़ेंगे वो भी आसान लगेगी। और मैंने एकदम नट सेल ले लिया उस चैप्टर का। थैंक यू बच्चों।